श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार का आपको सादर प्रणाम। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज मैं आपको भारत के महान क्रांतिकारी अमर शहीद करतार सिंह सराभा जी की जीवन गाथा सुनाने जा रहा हूँ। करतार सिंह सराभा भारत के वो क्रांतिकारी थे जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने केवल 19 साल की आयु में फांसी के फंदे पर लटका दिया था। करतार सिंह सराभा गदर पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। आज मैं आपको गदर पार्टी के बारे में भी संक्षेप में बताऊंगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इस पार्टी का क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज मैं आपको आज़ादी की लड़ाई के लिए जो क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया और उन पर मुकदमे चलाए गए, सबसे बड़े मुकदमे जिसको फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है, जिसमें लगभग 44 क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई, 114 क्रांतिकारियों को काले पानी की सज़ा दी गई और बहुत से क्रांतिकारियों को 7 साल 10 साल की सज़ा दी गई। उस मुकदमे के बारे में भी संक्षिप्त में बताऊंगा। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी मेरे इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। करतार सिंह सराभा जी का जन्म तत्कालीन पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले के सराभा नामक एक ग्रेवाल जाट परिवार में हुआ। इनका जन्म 24 मई 1896 को हुआ। श्रोताओं, मैंने पिछले वीडियो में आपको खुदीराम बोस जी के बारे में बताया था। इनका जन्म खुदीराम बोस जी के 7 साल बाद हुआ और खुदीराम बोस जी के 7 साल जब उनको फांसी पे 1908 में लटकाया गया, तो ठीक उसके 7 साल बाद 1915 में करतार सिंह सराभा जी को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटकाया गया। ये एक कॉन्सिडेंस है। करतार सिंह सराभा जी के जो पिता थे मंगल सिंह जी, उनका जब इनकी आयु बहुत छोटी थी निधन हो गया था। इन्होंने खालसा स्कूल लुधियाना से 9th क्लास पास किया और 10वीं की परीक्षा देने के लिए पढ़ाई करने के लिए इनके चाचा जी थे कटक में, उड़ीसा में, वहाँ चले गए। वहाँ से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और इनके जो दादाजी थे उन्होंने 1912 में इनको उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेज दिया। जनवरी 1912 में ये कैलिफोर्निया आ गए और वहाँ उस समय जो 3 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी अमेरिका की, आज भी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनमें से एक है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली। वहाँ पे इन्होंने दाखिला लिया। उसी समय ये बहुत सारे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। एक और इनके बारे में मैं बताता हूँ, आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं ज्वाला सिंह जी। ये दिसंबर 1912 में एस्टोरिया नाम के एक कस्बे में एक फैक्ट्री में भी काम करते हुए उन्होंने इनको देखा, तो जीविका उपार्जन के लिए ये फैक्ट्री में भी काम करते थे। उन दिनों अमेरिका के अंदर 3 बड़े क्रांतिकारी संगठन काम कर रहे थे। बहुत सारे 1900 से लेके 1910 तक बहुत सारे प्रवासी सिख जो थे वो कनाडा और अमेरिका में पैसिफिक कोस्ट के पास कैलिफोर्निया वगैरह में जाके बसे थे। उन दिनों पंजाब में बहुत मंदी चल रही थी। इनमें 2 तरह के सिख परिवार थे। एक तो वो नौजवान सिख थे जो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका में पढ़ने गए थे, जिनमें करतार सिंह सराभा थे, और कुछ अंग्रेजी फौज से रिटायर वो सैनिक थे जो रोजगार की तलाश में कनाडा और अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट में गए थे। ये लोग वहां जाके फैक्ट्रियों में काम करते थे।
तो उन दिनों अमेरिका में 3 बड़े क्रांतिकारी संगठन पनप रहे थे। सबसे बड़ा संगठन था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तानी एसोसिएशन। पैसिफिक कोस्ट में रहने वाले जो भारतीय थे, जिनमें अधिकांश सिख थे और लोग भी थे, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया था। दूसरा जो संगठन था वो नालंदा क्लब के नाम से मशहूर था। ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का एक ग्रुप था। और तीसरा जो दल था बंगालियों का, जुगांतर ग्रुप था। ये वही जुगांतर ग्रुप था जिन्होंने खुदीराम बोस जी को मुजफ्फरपुर में अंग्रेजी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए भेजा था। तो ये 3 जो क्रांतिकारी ग्रुप थे, ये पैसिफिक कोस्ट में अमेरिका में काम कर रहे थे। उन्हीं दिनों वहाँ एक बहुत बड़े क्रांतिकारी पहुंचे जिनका नाम था लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के बारे में श्रोताओं में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। इनका जन्म दिल्ली के एक कायस्थ माथुर परिवार में हुआ। इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से संस्कृत में ग्रेजुएशन किया। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमए किया संस्कृत में, और स्कॉलरशिप पे पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। वहाँ ये इनको 2 स्कॉलरशिप मिली। वहाँ ये आईसीएस की परीक्षा छोड़ के 1908 में भारत वापस आ गए और अखबारों में क्रांतिकारी लेख लिखने लगे। लाला लाजपत राय इनको सलाह दी कि आप यूरोप में जाएं और वहाँ भारतीयों को संगठित करें। ये पेरिस चले गए और वंदे मातरम नाम का एक अखबार था, उसके संपादक बन गए। उसके बाद ये अल्जीरिया चले गए और उसके बाद ये एक बहुत छोटा सा मांटिक टापू है, वहाँ पर एकाकी जीवन व्यतीत करने लगे। उसी बीच एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं। उनका आर्य समाज से भी बहुत बड़ा संबंध रहा है। गदर पार्टी के भी मेंबर थे। उनका नाम था भाई परमानंद। भाई परमानंद को जब ये पता चला कि ये अफ्रीका के एक टापू में एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो वहाँ गए और वो इनको लेके अमेरिका चले गए। ये भाई परमानंद गदर पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे और आज़ादी के बाद भारतीय जनसंघ और बीजेपी के एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता हुए हैं डॉक्टर भाई महावीर, ये उनके पिताजी थे। तो भाई परमानंद जी इनको लेके अमेरिका गए और वहाँ पे इन्होंने क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया, सब भारतीयों को इकट्ठा किया और एक बहुत ही अच्छा भाषण दिया। और निर्णय ये हुआ कि अमेरिका के एस्टोरिया नामक एक पोर्ट सिटी है, वहाँ पे 15 जून को 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई। प्रथम महायुद्ध होने से 1 साल पहले गदर पार्टी की स्थापना की गई। इस गदर पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे महान क्रांतिकारी सोहन सिंह भाकना। ये अमृतसर जिले के एक गांव में इनका जन्म हुआ था और इनके पिताजी, इनका जन्म तो इनके नाना के गांव में हुआ था, लेकिन इनके पिताजी भाकना गांव के थे, तो ये सोहन सिंह भाकना के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये इसके अध्यक्ष बने और जनरल सेक्रेटरी बने लाला हरदयाल। विष्णु गणेश पिंगले, भाई महावीर, करतार सिंह सराभा, ये सब इसके गदर पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स थे। श्रोताओं, गदर पार्टी का एकमात्र उद्देश्य था कि भारत से अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। इसके लिए चाहे सशस्त्र संघर्ष भी करना पड़े, ये गदर पार्टी का एकमात्र उद्देश्य था। गदर पार्टी ने एक अखबार निकाला जिसका नाम था गदर। सबसे पहले ये उर्दू में निकाला गया, फिर गुरमुखी में निकाला गया, और गुरमुखी का जो संस्करण था उसके पूरी जो जिम्मेदारी थी उसके छापने की, वो करतार सिंह सराभा जी के कंधों पर थी। ये अखबार भारत की 6 भाषाओं में निकाला गया। उर्दू में निकाला गया, गुरुमुखी में निकाला गया, बंगाली में निकाला गया, गुजराती में निकाला गया, पश्तो लैंग्वेज में निकाला गया,
और सारी दुनिया में इसकी कॉपियां जाती थी। इसकी कॉपियां भारत में भी आती थी और इसमें बड़े बड़े क्रांतिकारी लेख छपते थे। उसके पश्चात करतार सिंह सराभा 1914 में अक्टूबर में ये भारत आ गए और इनके साथ विष्णु गणेश पिंगले भी थे, सत्येंद्र बोस भी थे और कलकत्ता में इन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों से भेंट की। जतिन मुखर्जी युगांतर पार्टी के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनसे इनकी भेंट हुई। उन्होंने इनको सलाह दी कि वो रास बिहारी बोस जी से जाके बनारस में मिले। श्रोताओं, बनारस जो था ये क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। रास बिहारी बोस जो बंगाल के बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, वो उन दिनों बनारस में थे। ये लोग उनसे मिलने गए और ये तय किया गया कि भारत में सैनिक क्रांति की योजना बनाई जाए। जितनी भी भारतीय छावनियां हैं वहां के सारे सैनिक विद्रोह करें। अरविंद घोष और पंडित सुंदरलाल जो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी और इतिहासकार हुए हैं, जिन्होंने एक बहुत मशहूर किताब लिखी है भारत में अंग्रेजी राज, और 1938 में जब ये किताब छपी तो अंग्रेजों ने इसे तुरंत जब्त कर लिया था। तो इन सब लोगों ने पंजाब की यात्रा की, वहाँ अमृतसर में, लुधियाना में बहुत सभाएं की और वहीं लुधियाना में लद्दोवाल गांव में एक सभा हुई। उसमें ये निर्णय लिया गया कि एक तो क्रांति के लिए पैसा जुटाया जाए और दूसरा रास बिहारी बोस जी को अमृतसर बुलाया जाए। जनवरी में 25 जनवरी में 1915 में रास बिहारी बोस जी अमृतसर पहुंचे। 15 फरवरी को एक बहुत बड़ी 15 फरवरी 1915 को रास बिहारी बोस जी की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसमें यह फैसला किया गया कि 21 फरवरी 1915 को जो भारतीय सैनिक हैं छावनियों में, वो विद्रोह करेंगे। सबसे पहले जो विद्रोह शुरू होगा मियां मीर छावनी से होगा, फिर फिरोजपुर से होगा, उसके बाद अंबाला से होगा, फिर दिल्ली से होगा, फिर मेरठ से होगा। इस तरह एक एक करके सारी छावनियों में ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया जाएगा। इसके लिए बहुत सारे बम बनाए गए और ये क्रांतिकारी केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी। सिंगापुर में जो अंग्रेजी फौज थी और जिसमें बहुत सारे भारतीय थे, वहां भी इस क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का निश्चय लिया गया। ये क्रांति होने से 2 दिन पहले ही एक अंग्रेजों के जासूस थे, ये गदर पार्टी के मेंबर थे, इनका नाम था कृपाल सिंह, और ये अंग्रेजी हुकूमत में काम करते थे। जो ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उसने इनकी सेवाएं लेके इनको क्रांतिकारियों के बीच में घुसा दिया। अंग्रेजी में बोलते हैं प्लांटिंग ऑफ यू कैन से एजेंट्स। तो ये क्रांतिकारियों में घुस गए और इन्होंने क्रांति होने से 2 दिन पहले 19 फरवरी 1915 को अंग्रेजी हुकूमत को ये सारी सूचना दी थी। नतीजा ये हुआ कि सारे क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया। लगभग 400-500 लोगों को जगह जगह पकड़ लिया गया। और मैं श्रोताओं बता दूं कि 21 फरवरी को क्रांति करने का दिन निश्चित किया गया था, लेकिन सिंगापुर में 7 दिन पहले ही 15 फरवरी को यह क्रांति शुरू हो गई। 7 दिन वहां चली, 48 अंग्रेज सैनिकों को मार दिया गया और बाद में जो क्रांतिकारी भारतीय सैनिक इसमें शामिल हुए थे, आउटरम रोड पर खड़े करके उनको सामूहिक रूप से गोली से उड़ा दिया गया। उसके बाद बहुत सारे क्रांतिकारियों को यह कहा गया कि वो पंजाब छोड़ के चले जाएं। रास बिहारी बोस चुपचाप अमृतसर निकल गए, लेकिन करतार सिंह सराभा नहीं गए और ये लायलपुर में एक रिसालदार थे गेंदा सिंह, उन्होंने इनको पकड़वा दिया। इसी तरह जो महान क्रांतिकारी थे, जिनका जन्म पूना के पास एक गांव में हुआ था,
विष्णु गणेश पिंगले, और जो अमेरिका में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में जिन्होंने दाखिला लिया था और गदर पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स थे, वो भी मेरठ में गिरफ्तार कर लिए गए। 26 अप्रैल 1915 को लाहौर में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के अंतर्गत एक विशेष ट्रिब्यूनल बनाया गया और ये मुकदमा चलाया गया। भारतीय इतिहास में ये फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी के नाम से मशहूर है। इसमें बहुत सारे मुकदमे चलाए गए थे, 9 मुकदमे चलाए गए थे, एक के बाद एक। लाहौर में मुकदमा चलाया गया, बनारस में मुकदमा चलाया गया, शिमला में चलाया गया, दिल्ली में चलाया गया, और ये मुकदमे भारत तक ही सीमित नहीं थे, अमेरिका में भी मुकदमा चलाया गया जो हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से मशहूर है। इस मुकदमे को 26 अप्रैल 1915 में यह मुकदमा प्रारंभ हुआ और 291 लोगों पर यह मुकदमा चलाया गया। 13 सितंबर 1915 को फैसला हुआ और लगभग 42 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, 114 लोगों को काले पानी की सजा सुनाई गई, 93 लोगों को और तरह तरह की सजाएं सुनाई गई, कुछ लोग बरी कर दिए गए। इस मुकदमे की खबर जब बाहर आई तो देश में नहीं, पूरे जो है अमेरिका, भारत, जर्मनी में सब में इस मुकदमे के फैसले की गूंज हुई। तत्कालीन जो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग, वो दौड़ा जो है पंजाब गया। जो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसका नाम था माइकल फ्रांसिस ओ डायर, माइकल फ्रांसिस ओ डायर, ये वही डायर था जिसने जलियांवाले बाग में गोली चलवाई थी और जिसको अमर शहीद ऊधम सिंह ने 21 साल बाद जाके कॉक्सटन में मारा था। ये उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इसने मना किया लॉर्ड हार्डिंग को कि स्थिति खराब है, आप पंजाब मत आइए, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग वहां पर गए, मुकदमे का फैसले का रिव्यू हुआ और जो इसमें 17 लोगों को जो फांसी की सजा हुई थी उसको काले पानी की सजा में बदल दिया गया। 16 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में 7 क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया। उनमें पहले क्रांतिकारी थे सरदार करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा जो थे, इनकी आयु केवल, जैसे मैंने बताया, जब इनको फांसी के फंदे पर लटकाया गया तो 19 साल की थी। खुदीराम बोस जी की जो आयु थी वो 18 साल 8 महीने थी और करतार सिंह सराभा जी की उम्र जो थी 19 साल की थी। दूसरे बड़े क्रांतिकारी थे विष्णु गणेश पिंगले, ये महाराष्ट्र के थे, पूना के, इनको भी फांसी पर लटकाया गया। तीसरे क्रांतिकारी थे जगत सिंह, चौथे क्रांतिकारी थे हरनाम सिंह सियालकोटी, 5वें क्रांतिकारी थे बख्शी सिंह गिलवाली, 6ठे क्रांतिकारी थे सुरेंद्र सिंह सीनियर, 7वें क्रांतिकारी थे सुरेंद्र सिंह जूनियर। इनमें 3 क्रांतिकारी जो थे श्रोताओं, बख्शी सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जूनियर और सुरेंद्र सिंह सीनियर, ये एक ही गांव अमृतसर जिले के गिलवाली के रहने वाले थे। इस तरह 7 क्रांतिकारियों को 16 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई। करतार सिंह सराभा वो क्रांतिकारी थे जिन्हें सरदार भगत सिंह अपना आदर्श पुरुष मानते थे। सरदार भगत सिंह जेल में भी हमेशा इनकी फोटो अपने जेब में रखते थे और सरदार भगत सिंह ने एक सभा बनाई थी जिसका नाम था नवजीवन भारत सभा। तो नवजीवन भारत सभा का जब पहला सम्मेलन हुआ इनको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो भारत की 2 बहुत ही महिला क्रांतिकारी थी, बहुत कम लोग जानते हैं, सुशीला देवी और दुर्गा देवी। इन्होंने अपनी उंगलियां काट के खून से करतार सिंह सराभा जी की जो तस्वीर थी सफेद रंग की, उसके ऊपर खून छिड़का था। तो करतार सिंह सराभा सरदार भगत सिंह के आदर्श पुरुष थे।
श्रोताओं, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जो इतिहास के पन्नों में गुम हो गए, जिनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने कमेंट्स भेजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिले कि मैं इस तरह के और वीडियो बनाऊं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस कथा को विराम देता हूं। धन्यवाद।